उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि नो मनोरथा नो सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुजन विमर्श चैनल के इस 32वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक मित्रों का इस्तकबाल। पिछले वीडियो में हम मानवर कांशीराम साहब जिनका बैक फ्लैश हम दे रहे थे और फिर बैक फ्लैश से करंट पोजीशन में लाने का काम किए। मानवर कांशीराम साहब बाबा साहब के द्वारा चलाए मिशन से जो तजुर्बा प्राप्त किए और जो करने को ठाने हम उसकी चर्चा किए। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना मिशन का पवित्र लक्ष्य था और राजनीतिक सत्ता एक माध्यम के रूप में मानवर कांशीराम साहब समझे थे। समाज की बेहतरी के लिए, समाज के तमाम दुख दारिद्र को दूर करने का सबसे बड़ा प्रभावी और मारक माध्यम समझे राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। लेकिन राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना बहुत तेरी खीर था, आसान नहीं था। राजनीतिक सत्ता भारतीय लोकतंत्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही मिला करती है और पॉलिटिकल पार्टी भी चलाना बच्चों का खेल नहीं। पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बड़े पैमाने पर धन की ज़रूरत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक सत्ता को मास्टर चाबी बताए थे। तो समस्या का ताला हमारे समाज के पास है, शोषित समाज के पास है, वंचित समाज के पास है, दलित समाज के पास है, पिछड़े समाज के पास है। तो जब समस्या का ताला हमारे पास है तो चाबी भी तो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन हम और हमारे लोग हमेशा दिनहीन अवस्था में रहें, इसके लिए पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया गया। हमारे लोग बाबा साहब के बदौलत शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर शिक्षित हुए, नियुक्ति का अधिकार प्राप्त कर छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी में गए। तो हमारे लोगों का जो प्राइम मकसद था उस समय जीवन में खाने पीने और बुनियादी सुविधा की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए एकमात्र उपाय नौकरी करना दिखाई दिया था। यही कारण है कि हमारे समाज के अभावग्रस्त लोग पढ़ लिख जाते थे। पढ़ लिख कर कोई मैट्रिक करके, कोई इंटर करके, कोई ग्रेजुएशन करके प्यून, क्लर्क, टीचर, तमाम तरह की तृतीय वर्ग की, तृतीय कोटि की नौकरियां, चतुर्थ कोटि की नौकरियां और बहुत हुआ तो आमतौर पर क्लास 2 की नौकरियां करने लगे थे। हाँ, यह बात अलग है, कुछ लोग ऑल इंडिया सर्विस में भी सेलेक्ट होने लगे थे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारे लोग जो हजारों वर्ष से जीवन की तमाम सुविधाओं से दूर थे, समाज के मुख्यधारा से दूर थे, उन्हें अपनी बेहतरी के लिए एकमात्र विकल्प सरकारी नौकरी ही दिखाई दिया था। और जो भी इंटेलेक्चुअल होते थे हमारे समाज के, वो सारे लोग ऐसी ही नौकरियां क्या करते थे, शुरू किए थे ऐसी ही नौकरियां करना। तो कानून बना कि जो सरकारी नौकरी करेगा वह राजनीति नहीं कर सकता, जो सरकारी नौकरी करेगा वह राजनीति नहीं करेगा। तो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, तो वो बड़े पैमाना पर सबके सब नौकरी करने लगे। और नौकरी करते हुए उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई कि नौकरी में रहते हुए वह राजनीति भी करें।
अब ज़रा हम सोचें कि एक प्रोफेसर जो सरकारी खजाना से तनख्वाह लेते हैं, जिनका काम बच्चों को, बड़े बच्चों को यानी कॉलेज में जिनका काम पढ़ाना है, तो उनका भी काम पढ़ाना है, और एक प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के टीचर का भी काम पढ़ाना है, तो नेचर ऑफ वर्क सेम हुआ, सिमिलर हुआ, और साथ ही साथ आमदनी का जो स्रोत हुआ, जो तनख्वाह उन्हें मिलती है, तो वह भी सरकारी ही खजाना है। लेकिन ज़रा हम गौर करें कि प्रोफेसर को, कॉलेज टीचर को बिना रिजाइन किए हुए चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, राजनीति करने की स्वतंत्रता है। जीत गए तो MP, MLA, मिनिस्टर, और हार गए तो फिर टीचर का टीचर, कॉलेज टीचर का टीचर रह जाए। लेकिन एक प्राइमरी सेक्शन का टीचर, मिडिल स्कूल का टीचर, हाई स्कूल का टीचर, 10+2 का टीचर अगर इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। जीत गया तो ठीक है, MP, MLA, मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हार गया तो फिर वह नौकरी से बाहर हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये भेदभाव क्यों? इसका कारण जो मुझे समझ में आया, जो मैंने समझने का काम किया, कि जो शोषक थे, शोषक समाज से ही कॉलेज टीचर हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें जीवन की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने में दिक्कत नहीं होती थी, और पढ़ाई लिखाई उनके लिए एक मनोरंजन और टाइम पास का साधन था, जरिया था। अच्छी स्थिति में बिना किसी टेंशन का वो लोग पढ़ते जाते थे और हाईली एजुकेटेड हो जाते थे। लेकिन हमारा समाज जो अभावग्रस्त था, काफ़ी मुश्किल से, बड़े ही यत्न से छोटी बड़ी नौकरी प्राप्त करते थे, तो ऐसे लोग नौकरी करके राजनीति को माध्यम बनाकर कहीं अपने समाज की बेहतरी के लिए राजनीति नहीं करने लगे, राजनीति को माध्यम बनाकर अपने समाज की बेहतरी नहीं करने लगे, इसके लिए उन पर अंकुश लगाया गया कि ये राजनीति नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को हमें समझना है, और इस चीज़ को मानवर कांशीराम साहब समझकर वो तय किए कि हम जिस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं, तो राजनीति तो उसका माध्यम होगा, लेकिन राजनीति हम चलाएंगे कैसे, राजनीति को चलाने में हम सक्षम कैसे होंगे, क्योंकि राजनीति चलाने के लिए तो दिमाग की भी ज़रूरत होती है, बड़े पैमाना पर धन की भी ज़रूरत होती है, और समय की भी ज़रूरत होती है। और हमारे समाज के जो लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो सिविल सर्विस का है, उससे बंधे रहने के कारण राजनीति की बात नहीं कर सकते। तो फिर जब हमारे समाज के क्रीम तबके के लोग हैं, राजनीति नहीं कर सकते, तो फिर राजनीति को माध्यम बनाकर हम समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे, समाज की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, साधन कौन मुहैया कराएगा। इन्हीं सारी बातों पर गौर करते हुए मानवर कांशीराम सोचे कि ठीक है, हमारे समाज का यह नौकरी पेशा तबका जो छोटी नौकरी भी करते हैं, बड़ी नौकरी भी करते हैं, और इनकी तादाद लगभग पूरे भारत में 26 लाख है। तो ये नौकरी करते हैं, नौकरी में जाने के बाद ये शेर बन जाते हैं। गीदड़ से क्या बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं। लेकिन शेर कैसा बनते हैं, तो पिंजरा का शेर बनते हैं, क्योंकि आर्थिक अभाव के बिना इनका जबड़ा घायल है, सांस्कृतिक आयाम के बिना इनका पंजा लहूलुहान है, सांस्कृतिक बोध के बिना, और राजनीति हीन होने के कारण, राजनीति
कि शक्ति नहीं होने के कारण इनका पैर जो है घायल है, अर्थात ये चल नहीं सकते, और जब चल नहीं सकते तो मिशन को चला भी नहीं सकते। तो ये शेर तो हैं, लेकिन पिंजरा का शेर है। इस पिंजरा के शेर से हम किस तरह से काम लें? तो ठीक है, ये चल नहीं सकते लेकिन चला जरूर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते तो दौड़ा जरूर सकते हैं। और ये 26 लाख जो कर्मचारी हैं, तो इसमें काफ़ी तादाद में हमारे समाज के लोग हैं। तो ठीक है, ये हमारे मिशन का प्रत्यक्ष सहयोगी तो नहीं होंगे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट तो केवल इन सरकारी कर्मियों पर ही लागू होगा, इनके परिवार के लोगों पर तो लागू नहीं होगा। इनके परिवार में इनके बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, बहन होगी, भाई होंगे, पत्नी होगी। तो बाम सेफ जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसकी आधारशिला बाद में मानवर कांशीराम साहब रखते हैं, उसकी कल्पना कर लिए और कहे कि ये जो हम संगठन बनाएंगे तो संगठन का नाम परिवार नहीं देंगे, बल्कि परिवार के लोग, इस जो कर्मचारी अधिकारी के परिवार के लोग हैं, ये जागरूक होंगे और जागरूक होकर हमारे इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहेंगे। इनका प्रत्यक्ष सहयोग लेकर के हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में 6 दिसंबर 1973 को अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जिसमें तेजेंद्र सिंह झिल्ली, दीना भाना, DK खपाड़े वगैरह लोग होते हैं, मानवर कांशीराम साहब काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। और चर्चा के दौरान 6 दिसंबर 1973 को एक संगठन का जन्म होता है, जिसका नाम बाम सेफ होता है। 6 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब का मिशन एक तरह से मृत प्राय था, तो उसको उसके रिवाइवल के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए मानवर कांशीराम साहब 6 दिसंबर चुने थे, क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। 6 दिसंबर 1973 को बाम सेफ की आधारशिला मानवर कांशीराम साहब अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग करके रखे, और बाम सेफ का जो परिवार होगा उसके सहयोग से मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बनाए। जो प्लानिंग बनाए तो 25 साल का एक ही साथ प्लानिंग मानवर कांशीराम साहब बनाए। वह प्लानिंग क्या था, और मानवर कांशीराम साहब 6 दिसंबर 1973 को बाम से बनाने के बाद क्या किए, किस तरह से बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए प्रयास किए, आगे क्या स्टेप उठाए, उसकी जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। और अगला वीडियो भी इसी तरह का इफेक्टिव वीडियो होगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसी के साथ आप तमाम दर्शक महानुभावों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। देखिए ना।